अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज हमारा वन पेपर सीरीज का सेकंड लेक्चर है। हमने इससे पहले 47 एमसीक्यूज कर लिए हैं। हम सीक्वेंस के साथ एमसीक्यूज को अब डिस्कस करेंगे। तो तकरीबन 1000 एमसीक्यूज हैं। तो यानी अगर देखा जाए तो हम एक लेक्चर में 50 एमसीक्यूज कर लेते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स क्लासेस का पूछ रहे थे कि कब कब क्लास होगी। क्लास की टाइमिंग 8 PM ही है। लेक्चर हमारा डेली होगा। संडे जस्ट ऑफ होगा एंड सैटरडे को ग्रैंड क्विज होगा। बाकी डेली में आप लोगों को पोल के जरिए एमसीक्यूज जो कि हम डेली पढ़ते हैं 50-50 उनका टेस्ट तो डेली लेती भी रहूंगी। लेकिन सैटरडे वाले दिन जितना भी हम पढ़ लेंगे उसका ऑनलाइन क्विज होगा। और ऑनलाइन पोल के जरिए नहीं होगा, बल्कि मैं खुद गूगल फॉर्म पे बनाऊंगी जिसमें आपको आपके मार्क्स भी शो होंगे। वो वाला टेस्ट होगा। और यही स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे थे। तो चलें अब बगैर टाइम वेस्ट के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज 48 है। बिग बैंग वाज एन एक्सप्लोजन दैट अकर्ड। तो अगर आपको याद हो, जिसने मेरा कल का फर्स्ट लेक्चर देखा है उसमें हमने बिग बैंग को सबसे पहले अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि बिग बैंग क्या है। उसमें हमने ये भी देखा था कि ये कितनी पुरानी है, मतलब कब अकर हुआ था बिग बैंग। तो 15 बिलियन ईयर्स अगो जो है ये बिग बैंग थ्योरी हुई थी। 49 है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर मेसोस्फेयर। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर भी अपलोड की है, बट कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पिक्चर बहुत छोटी है, तो मैम थोड़ी सी जो है पिक्चर को बड़ा किया करें। तो मैंने फिर उसके लिए यही किया कि नेक्स्ट पेज पे उस छोटी पिक्चर को बड़ा करके भी अपलोड कर दिया, ताकि जब आप याद करें तो आपको इजीली जो है वो नजर भी आ जाए, और आपको अगर पिक्चर देखेंगे तो अच्छे से याद रहे। तो उसने हमसे क्या पूछा है, वो असल में ये पूछना चाह रहा है कि जो आपकी अर्थ की लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसमें मेसोस्फेयर जो है उसकी हाइट कितनी है। अब जाहिर बात है, अर्थ की जो है काफी सारी लेयर्स हैं जिसको इस डायग्राम के जरिए यहाँ पे शो किया गया है। इस ब्लू कलर की डायग्राम में देखें, ये हमारी अर्थ है बिल्कुल सर्कल में। अब जाहिर बात है, आपको पता है अर्थ के बाहर काफी सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लेयर है। ये जो हल्की सी ब्लू कलर की है इसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद जो उससे ऊपर आती है उसे कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद थर्ड में आते हैं मेसोस्फेयर। तो उसने किसका पूछा है, मेसोस्फेयर का पूछा है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये काफी बार आ भी चुका है कि मेसोस्फेयर जो है उसका कितना डिस्टेंस है। तो मेसोस्फेयर का अर्थ के साथ देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ 85 किलोमीटर। तो जाहिर बात है, अब आपने सीन भी कर लिया है कि 85 किलोमीटर, लिखा हुआ भी देख लिया डायग्राम के जरिए, तो अब तो आपको याद रहेगा कि जो मेसोस्फेयर का अर्थ के साथ यहाँ तक अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो कितना होता है, 85 किलोमीटर। और उसके अलावा इस डायग्राम में उसने मीटियोर्स बताया है कि मीटियोर्स आपको पता है क्या होता है, किसी भी स्टार का कोई पत्थर का टुकड़ा होता है, और जैसे ही वो अपने स्टार से अलग होता है तो जाहिर बात है मीटियोर्स हर जगह पे पूरी स्पेस में इधर उधर बिखरे होते हैं। तो जैसे ही कोई मीटियोर गुजरता है आसपास से तो हो सकता है वो अर्थ पे भी आ जाए। लेकिन आपको पता है कि अर्थ की बहुत सारी लेयर्स हैं। तो और वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहीं पर बहुत ज्यादा होता है। जैसे हम, आपको पता है कि जैसे ही हम अक्सर ऊपर जाते हैं जाते जाते हैं तो स्लोली स्लोली वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो जिसकी वजह से हमें पता है कि जो जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज्यादा हाई लेवल पे जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकते। उनके लिए भी रेंज होती है जो कि मेसोस्फेयर की रेंज है, उसके अंदर ही वो ट्रैवलिंग करते हैं। तो अब जब कोई मीटियोर आता है तो जाहिर बात है इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मीटियोर है तो उसके ऊपर हर चारों साइड से हर जगह से उस पर इतना प्रेशर पड़ता है कि वो जो बड़ा मीटियोर है वो टूट जाता है और छोटे छोटे जर्रात में होता है। तो जब वो अर्थ पे पहुंचता है तो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो यानी कि वो जो टूटता है वो एटमोस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है। और कहाँ से उसका टूटना स्टार्ट होता है, ये मेसोस्फेयर से। यानी इससे ऊपर ज्यादा होता है, उसके बाद स्लोली 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 कम होने लग जाता है और अर्थ पे जाके बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो उस डायग्राम में ये बताया गया है। तो आपका जो फिलहाल मेन पॉइंट था वो आपने ये याद रखना है कि एटमॉस्फेरिक लेयर जो मेसोस्फेयर है उसका अर्थ से कितनी हाइट है, 85 किलोमीटर। 50 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिलेटेड टू स्मोकिंग इन्वॉल्व डैमेज इन द एल्वियोलाई सैक्स। तो वो कहना चाह रहा है कि स्मोकिंग के जरिए हमारे लंग्स में जो है वो जो एल्वियोलाई सैक्स है उस पे क्या फर्क पड़ता है, और जो फर्क पड़ता है हमारे लंग्स के ऊपर स्मोकिंग की वजह से जो डैमेजिंग होती है वो किस चीज पे होती है। तो उसका नेम है एम्फीसीमा। यानी एम्फीसीमा आपकी लंग्स में एक पार्ट है। यहाँ पे डायग्राम छोटी है तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी करके बनाई है एम्फीसीमा में।
तो इसमें देखें ये हमारा लंग्स है, और यहाँ पे देखें जो रेड कलर का है, इस पे लिखे नॉर्मल ब्रोंकाइल एंड एल्वोलाई, यानी कि जो नॉर्मल जो स्मोकिंग नहीं करते उनके जो एल्वोलाई हैं वो इस टाइप के दिखते हैं, बिल्कुल रेड से देखे फ्रेश से हैं। लेकिन जैसे स्मोकिंग होती है या धुआं उनके अंदर जाता है तो देखिए कितनी ज्यादा डैमेज हो जाती है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छी थी और यहाँ पे देखिए बिल्कुल डैमेजिंग हो गई, बिल्कुल ढीली सी हो गई है, कलर भी उसका चेंज हो गया है। तो ये जो हुआ है पूरा, ये किसकी वजह से हुआ था? एम्फीसीमा हुआ, इसे एम्फीसीमा कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में है द एटमोस्फेयर नियर द अर्थ सरफेस इज हीटेड फ्रॉम बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू दिस हीटिंग। तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है, आपको पता है अभी अर्थ की शेप बनी हुई थी, तो वो कहता है, यहाँ पे शायद मैंने एक डायग्राम भी बनाई थी आई थिंक, कोर की, हाँ जी ये कोर बनी है अर्थ की। हाँ आपको पता है जो सेंटर होता है बिल्कुल अर्थ का, जो बिल्कुल सेंटर है उसे कोर कहते हैं, इसे कहते हैं कोर ऑफ अर्थ, जो कि बहुत बहुत ज्यादा जो है वो गर्म होता है, और अक्सर लोग का मानना भी साइंटिस्ट का कि यही हेल है, अक्सर लोग ये भी कहते हैं। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर जो है, जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं थोड़ा सा डाउन होने स्टार्ट हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम कम कम, फिर यहाँ पे आपको पता है बिल्कुल अर्थ के ऊपर जाके फिर हमारी जो है वो जिंदगी स्टार्ट हो जाती है, लाइफ साइकिल चलता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर कम हो जाता है। तो अब देखें इसका अपना भी, इसकी अपनी हीट है अर्थ की भी, लेकिन बाहर से सन की भी हीट आती है। तो अब ये क्वेश्चन है कि जब इसकी अपनी इंटरनल भी तो हीट है, तो अपनी उसकी इंटरनल हीट अर्थ की हमारे ऊपर असर करेगी या सन की हमारे ऊपर असर करेगी? तो जाहिर बात है आउटर वाली, यानी कि सन की जो होगी वो हम पे ज्यादा असर डालेगी, अंदर वाली से आप खुद भी देखते हो, आपको कोई असर नहीं पड़ता, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। तो यानी हमें अपनी हीट से कोई हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ता, बल्कि बाहर की जो है वो हीट से हमारे पे असर पड़ता है। तो इसमें वो ये कह रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है कि हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। तो यानी क्या चीज जो है वो असर नहीं करती हमारी अर्थ के हीटिंग के ऊपर, यानी कि हमारी अर्थ पे क्या चीज असर नहीं करती? हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर, यानी कि हमारे अंदर जो अर्थ की हीट है ना वो असर नहीं करती, तो इसलिए इसने कहा ऑप्शन डी करेक्ट है, हीट एनर्जी फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। नेक्स्ट 52 में है द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल डिपेंड्स मेनली ऑन डैश। तो वो कहता है कि जो टेम्परेचर है वाटर बॉयल का, तो क्या किस चीज के ऊपर वो डिपेंड करता है? मेन चीज क्या है? उसने कहा एयर प्रेशर पे। ये आप पहले भी 9 10 8 में पढ़ते आ रहे होगे कि जब हम वाटर बॉईल करते हैं तो अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि वाटर बॉईल जो है वो क्यों होता है, किस वजह से होता है, क्या मेन रीजन है जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है? तो ये सब कुछ एयर प्रेशर पे डिपेंड करता है। ये फिग है बट मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जूम करके बनाई है। जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो हर जगह पे डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि आपको पता है हर जगह पे जो एयर का प्रेशर है वो डिफरेंट है। तो इस डायग्राम में उसने एवरेस्ट की, सी लेवल और डेड सी, क्योंकि हर जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंट होता है। अर्थ की जो सरफेस है उस पे चेंज है, सी के ऊपर बिल्कुल चेंज होता है, जो अगर हम पहाड़ों पे जाए माउंट एवरेस्ट पे तो वहां पे बिल्कुल चेंज होता है। इसलिए उसने नीचे लिखा है कि द बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बॉइलिंग पॉइंट कोई पूछ सकता है कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो आप होगी बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिसमें जो टेम्परेचर होता है वेपर्स का वो किसके बराबर होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। क्योंकि आपको खुद भी पता है कि अगर कोई कंटेनर है फॉर एग्जाम्पल और उसमें पानी भरा हुआ है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप उसको हीट दोगे तो बॉयल होना वो कब स्टार्ट होगा? वो तभी स्टार्ट होगा जब उसके अंदर का टेम्परेचर उसके बाहर के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर होगा। और जैसे ही ये टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो वैसे वैसे जो है वो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी वो स्टार्ट कब हुआ? जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसके इंटरनल वेपर का टेम्परेचर है उसके बराबर हुआ। तो यानी इक्वलिटी से हमारा जो है काम स्टार्ट हुआ और वाटर की बॉइलिंग शुरू हुई। तो ये चीज एयर प्रेशर पे डिपेंड करती है। 53 में एलिफेंट लार्ज यूनिट ऑफ पेपर मेजरमेंट इक्वल्स टू 28/23 इंचेस। असल में ये क्या है, अगर जो भी एलिफेंट है ना असल में उसकी मेजरमेंट के लिए कोई स्केलिंग होती है, क्योंकि आपको पता है कि जो एलिफेंट है वो बहुत ज्यादा लार्ज एलिमेंट सॉरी लार्ज एनिमल है। तो उसके मेजरमेंट के डिफरेंट मेथड हैं, तो उसको जिस हिसाब से मेजर किया जाता है, देखिए यहाँ पे एलिफेंट उसकी डिफरेंट डिफरेंट, देखिए हर जगह पे उसी कोई चीज़ बड़ी है कोई चीज़ छोटी है, क्योंकि वो बहुत बड़ा है तो हम नॉर्मल स्केल उसके लिए यूज नहीं करते। तो ये उसका स्केल बना हुआ है कि कैसे कैसे हम उसके देखें हर हिस्से को कैसे उसने लाइन लगा के बताया कि इस टाइप से मेजर करते हैं। तो वो जो मेजरमेंट की उसकी वैल्यू है वो 28/23 इंचज है। तो इस हिसाब से याद रखिएगा, इसलिए उसने कहा कि एलिफेंट लार्ज यूनिट ऑफ पेपर मेजरमेंट। नेक्स्ट में है 54, द टॉप एट the top atmosphere of the earth directly reflect back into space nearly
व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द सन एनर्जी कमिंग टू इट, क्योंकि जाहिर बात है, आपको पता है अर्थ है, इधर सन है, तो जैसे सन की रेज जो है वो अर्थ के ऊपर आती हैं, बट आपको पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर काफी सारी लेयर्स हैं, जैसे अभी हमने ऊपर मेसोस्फीयर देखा था, काफी सारी लेयर्स थी। तो जैसे ही टेम्परेचर, जाहिर बात है सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा जो है वो रेज आ रही होती हैं, तो जैसे जैसे रेज हमारी लेयर से टकराती हैं एटमोसफेयर की, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो डिग्री है, जो टेम्परेचर है, वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो तकरीबन कितने परसेंट रेज, जो उसकी परसेंटेज है वो हमारी अर्थ तक पहुंचती है, वो 30% है, यानी 100% में से 30% सिर्फ जो है वो हमारी अर्थ तक जो है सन की रेज पहुंचती है। बाकी जो उसकी 70% है वो नहीं पहुंचती। और खुद सोचें, अगर 70% फुल की फुल पहुंचे तो बस फिर तो हर चीज ही जो है वो जल जाएगी। तो इतनी भी हमारे लिए जो है वो बहुत ज्यादा है, 30% में। 55 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। तो कल हमने, आपको पता है, प्लैनेट को भी अच्छे से डिस्कस किया था। तो जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी जिसका जो साइज है वो सबसे बड़ा है, जो बिग है, वो जुपिटर है। स्टडी ऑफ करंट एंड पास्ट लैंडस्केप फॉर्मेशन इज नोन एज। तो वो कहता है कि हमारी अर्थ के ऊपर जाहिर बात है डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, पानी है, पहाड़ी हैं, दरख्त हैं। तो ये जो लैंडस्केप्स हैं, इनकी अगर हम स्टडी करते हैं कि ये किस किस टाइप का है, तो उसे कहा जाता है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जैसे हम साइंस को स्टडी करते हैं, उसे साइंस कहते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं, कि अगर हम अर्थ की जांच पड़ताल करते हैं तो उसे जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। इस डायग्राम को मैंने यहाँ जूम करके भी यहाँ पर बनाया हुआ है, कि देखिए ये पहाड़ है, क्लिफ है, वाटर है, इन सब की, इस पूरी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी। जियो का मतलब अर्थ, तो अर्थ से ही निकला जियोमॉर्फोलॉजी। द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट अमंग द 8 प्लैनेट्स। तो वो कहता है कि जो आपको पता है टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, तो सबसे बड़ा कौन सा था, जुपिटर। और जो सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट है वो विनस है, यानी जो अर्थ से हमें नजर आता है वो विनस है, क्योंकि वो सबसे ब्राइट है। कल भी हमने इसको डिस्कस किया था। 58 है, बैटरी वॉज इन्वेंटेड बाय डैश। तो बैटरी किसने बनाई थी, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आ जाता है साइंटिस्ट के नेम, कि बैटरी किसने इन्वेंट की है, अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। उसके बाद माइक्रोस्कोप कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। तो इसका मतलब जो माइक्रोफोन है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है साउंड को इलेक्ट्रिकल में। अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले लें, कि जैसे मैं बोल रही हूँ, माइक में बोल रही हूँ, तो देखिए मेरी साउंड थी, साउंड एनर्जी मेरी किस में कन्वर्ट होगी, इलेक्ट्रिकल में। तो आप तक जो मेरे सिग्नल्स पहुंच रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में पहुंच रहे हैं, वायर्स के जरिए पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब माइक्रोफोन ने क्या किया, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया। 60 में है, वाटर आर स्टार्स मेनली, व्हाट आर स्टार्स मेनली मेड ऑफ। तो जो स्टार्स हैं वो किसके बने होते हैं, बॉल्स ऑफ गैसेस के। तो कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि काफी सारे गैसेस, हीलियम, हाइड्रोजन, डस्ट पार्टिकल जब ये मिलते हैं तब आपके पास गैसेस के पार्टिकल्स बनते हैं, और उन पार्टिकल को स्टार कहा जाता है। सन भी एक स्टार है, कल हमने इसी एग्जाम्पल में देखा था। अप्रोक्सीमेट एज ऑफ मून इज। तो अब मून कब से बना है और इसकी एज क्या है, सारे पता है, हर चीज की एज है। तो मून की जो एज है वो 4.53 बिलियन ईयर्स है। द विटामिन फोलेट वर्क टुगेदर विद डैश प्रोड्यूस न्यू रेड ब्लड सेल्स। तो वो कहता है कि जो विटामिन फोलेट है वो किसके साथ जब वर्क करे तो वो रेड ब्लड सेल्स बनाता है, यानी हमारा रेड ब्लड सेल्स बनाएगा, तो यही हमारी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। तो कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन B12। ये अक्सर आप देखते होंगे मेडिसिन वगैरह में होता है, ताकत एनर्जी की जो मेडिसिन होती है उसमें विटामिन B12 लिखा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए, विटामिन B12। तो उसने कहा जब वाइटमैन फ्लोट इसके साथ वर्क करता है तो हमारे पास क्या बनता है, रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, उनकी तादाद ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है, द मिरर यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स आर कन्वेक्स लेंस। ये हमने कल भी देखा था, कि जो ऑटोमोबाइल्स में मिरर यूज होते हैं वो कन्वेक्स लेंस होते हैं, यानी कार्स में, बाइक्स में। तो ये एक जब बिल्कुल जनरल बात है, ये तो आपको वैसे ही पता होनी चाहिए, कन्वेक्स वाली है। और ये वैसे भी काफी बार सिंपल भी पूछ लेते हैं कि क्या है, बुक्स में बहुत बार लिखा होता है, एमसीक्यूज में भी बहुत बार आया है कि कन्वेक्स लेंस जो है ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है। बार इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब देखें, क्वेश्चन ये है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था टेम्परेचर के बारे में, कि एयर प्रेशर जब वाटर के बराबर होता है तो तब वाटर बॉईल होना स्टार्ट होता है। तो अब खुद ये क्वेश्चन है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमें पता कैसे चलता है, कि यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे नॉर्मल है। तो उसके लिए एक टूल है, वो टूल जो है उसका नेम बार है। ये एक यूनिट है जो क्यों यूज किया जाता है, ये यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए, कि यहाँ पे कितना है, माउंटेन पे कितना है, सी के ऊपर कितना है, अर्थ पे कितना है। तो उसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो उसकी शेप बनी है, नीचे भी मैंने जो है वो बड़ी करके बनाई हुई है इसकी शेप।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो जैसे कि आपको पता है ये सन बना हुआ है, ये क्लाउड्स बने हैं, तो जैसे वार्म एयर यहाँ पे आती है तो ऐसा ऐसा ये जो फैलने स्टार्ट हो जाती है वार्म एयर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हाई होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन जैसे जैसे कोल्ड एयर, अगर बादल होते हैं तो कोल्ड एयर फिर बनने लग जाती है, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ऊपर जाके क्या हो जाता है, हाई होने स्टार्ट हो जाता है। और ये वो इंस्ट्रूमेंट बना हुआ है जिसके जरिए हम जो है वो चेक करते हैं कि कितना है। इसकी परसेंटेज भी साइंटिस्ट ने फिक्स की होती है कि इतने से इतने में हाई है और इतनी से इतनी रेंज में इसकी लो है। बट आपको पता होना चाहिए कि बार जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यूज किया जाता है। वाई नॉर्मल रेन इज स्लाइटली एसिडिक, तो नॉर्मल जो रेन है वो एसिडिक क्यों होती है, तो ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन क्लाउड्स रिएक्ट टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, तो एक एसिड बन जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जब वाटर मिलते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है, तो वो हमारे लिए जो है वो एसिड प्रोड्यूस करता है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि एसिडिक है। इस पिक्चर को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जूम करके भी बनाया हुआ है कि देखें, जब क्लाउड्स होते हैं तो ये जो फैक्ट्रियों का धुआं वगैरह है, कार्स का धुआं, जब हम आग जलाते हैं उसका धुआं जब जाता है तो वो क्लाउड्स के अंदर मिक्स हो जाता है, तो यानी क्लाउड्स जो है वो गंदे हो जाते हैं। फिर उसके बाद जब केमिकल्स रिएक्ट करते हैं तो तब हमारे पास कार्बोनिक एसिड बनता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि वाटर के साथ जब वो मिक्स होता है तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। तो जो एसिड होती है, एसिड बनता है, तो जाहिर बात है वो थोड़ी सी स्लाइडली जो है वो एसिडिक हो जाती है रेन। ये सिर्फ धुएं वगैरह की वजह से होता है, अगर ये चीजें ना हो तो तब रेन एसिडिक नहीं होगी बिल्कुल भी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नाउन एज, अब इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, एंटोमोलॉजी। इंसेक्ट्स आपको पता है क्या होते हैं, मैंने बटरफ्लाई भी बनाई है, तो छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स हैं उनकी स्टडी को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ऊपर अगर आपको याद हो, अभी हमने पढ़ा था जियोमॉर्फोलॉजी, जो अर्थ की स्टडी है लैंडस्केप की उसको जियोमॉर्फोलॉजी, और जो इंसेक्ट्स की है उसे एंटोमोलॉजी। तो कंपेयर करके याद कीजिएगा, इस तरीके से आपको याद रहेंगे। अगर आप कंपेयर नहीं करेंगे तो आपको भूल जाएगा। तो इस वजह से मैं साथ साथ पीछे से भी रिवाइज करवाती जा रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस भी पता चलता रहे, क्योंकि सुनने से जल्दी भी याद हो जाता है, इतना देखने से याद नहीं होता। The temperature of the surface of the sun is 5778 Kelvin। जी आपने याद रखना है कि जो अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर है वो इतना है 5778 Kelvin। The sun is at an average distance of about dash millions किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी सन और अर्थ के दरमियान में कितना फासला है, कितने किलोमीटर का फासला है, तो 150 मिलियन ईयर्स का। अब खुद देखें, ये सन है फॉर एग्जाम्पल और ये अर्थ है, तो सन की जो एनर्जी है देखें वो कितनी देर बाद हमारे पास पहुंचती है, क्योंकि उनके दरमियान में इतना डिस्टेंस है, काफी डिस्टेंस है, तो टाइम लगता है। तो कितना डिस्टेंस है, 150 मिलियन। 69 है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डेंसिटी मैक्सिमम। अब हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी है जिसकी डेंसिटी मैक्सिमम है। तो वाटर की ज्यादा डेंसिटी है, क्यों, मैंने ऊपर लिखा हुआ है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो केज लाइक होता है। तो ये जो केज लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट टू ब्रेक एंड कम क्लोजर, तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज होने लग जाता है, तो जैसे इसका स्ट्रक्चर क्लोज होता है तो उसका जो वॉल्यूम है वाटर का वो मतलब कम स्पेस घेरता है, उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। एंड वी नो दैट व्हेन अ वॉल्यूम डिक्रीजेस डेंसिटी इंक्रीज, तो जैसे जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से जो वाटर है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी है। इनहेल्ड एयर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लास्ट, तो ब्रोंकाइल, तो जो इनहेल्ड एयर है वो सबसे पहले लास्ट में कहाँ से गुजरती है, ब्रोंकाइल से। आई थिंक मैंने इसकी भी शायद पिक्चर यहाँ बनाई थी, हाँ बनी हुई है। तो ये ब्रोंकाइल का स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे देखें, तो जैसे मतलब हम सांस लेते हैं तो सबसे लास्ट में कहाँ पर पहुंचती है, ब्रोंकाइल सबसे लास्ट वाला स्टेप है जहाँ से हमारी ऑक्सीजन जाती है बिल्कुल। एंड वो पूछ रहा है लास्ट में उसने कहा विंटर सोलेस्टिक मीन्स। अब वैसे विंटर सोलेस्टिक क्या होता है, ये वैसे बिल्कुल बेसिक है, अ लॉन्गेस्ट नाइट। तो आपको पता है कि लॉन्गेस्ट नाइट और शॉर्टेस्ट नाइट का थोड़ा सा आपको कंसेप्ट होगा, बट यहाँ पे मैंने डायग्राम ही बनाई है। विंटर सोलेस्टिक जो है वो सबसे लंबी रात होती है, आपको पता है 21 दिसंबर जो है वो सबसे लेंथी होता है। अब इसका थोड़ा सा असल में होता है, ये लॉजिक है, आपको पता है अर्थ जो है ये अर्थ बनी हुई है। अब फॉर एग्जाम्पल ये सन है, यहाँ पे डायग्राम थोड़ी छोटी है, अब ये सन है, ये सन की रेज आ रही है, तो इस वजह से ये हिस्सा इसका देखें ब्राइट है यहाँ पे, क्योंकि सन की रेज आ रही है, इस वजह से यहाँ पे जो है वो दिन है और दूसरी साइड पे रात होगी, क्योंकि सन की जारी बात है यहाँ पे रोशनी नहीं आई। और ये आपका पता है एक्सिस है अर्थ का, जो कि नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये जो रेड और ग्रीन लाइन है ये इसके एक्सिस है, और फिर इनके नेम भी हैं। तो ये वाला है, इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और आपको पता है इक्वेटर क्या होता है, बिल्कुल ये सेंटर वाले रीजन को इक्वेटर कहते हैं, और जो इससे ऊपर वाला होता है उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, और ये वाला आर्टिक सर्कल है, और नीचे वाला अंटार्कटिक सर्कल है। ये तो सबको ही पता होगा अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्कल के बारे में। तो ये वाला अंटार्कटिक रीजन है और आर्कटिक रीजन है, और नीचे वाला अंटार्कटिक रीजन है। तो जाहिर बात है अर्थ जैसे रिवॉल्व करती है तो जब वो इक्वेटर पे सन की रेस पहुंचती हैं तो उसकी वजह से ये हमारे पास क्या होता है, विंटर सोल्स्टिस बनता है कि विंटर में ये रात सबसे लंबी हो जाती है, क्योंकि वो सेंटर में आके इक्वेटर पे जब वैल्यू पहुंचती है, 12 ऑफ डार्कनेस देखिए यहाँ पे बता रहा है
कि जब वो यहाँ पे आता है इक्वेटर वाले रीजन पे सन की रेस, तो तब 12 आउट ऑफ डार्कनेस हमारे पास बन जाती है। सिमिलरली ये लंबी रात का भी और लंबे दिन का भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। हु इज द फंडर ऑफ सोलर सिस्टम? अब सोलर सिस्टम किसने बनाया था? कैप कोपरनिकस ने बनाया था। जाहिर बात है, हमने कल इतने अच्छे से सोलर सिस्टम को पढ़ा, तो अब उसको किसने बनाया था? कोपरनिकस में। द स्टडी ऑफ द वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। अभी देखिए ऊपर हमने कितनी स्टडी की, इंसेक्ट्स की भी की थी, अर्थ की भी की थी, और अब हम किसकी कर रहे हैं? वेदर की। तो वेदर को कहा जाता है? मेट्रोलॉजी कहा जाता है। इसमें भी लिखे वेदर द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी। सम हु स्टडी वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट। जो वेदर को करते हैं उसे मेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। विटामिन बी इज फाउंड इन, कल भी ये एमसीक्यू था, इसका मतलब ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो विटामिन बी किसमें? सीड्स में पाया जाता है। ड्यूरिंग अ टोटल सोलर इक्लिप्स देयर इज एट मोस्ट लाइकली टू बी डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब भी सोलर इक्लिप्स होता है, तो जो फोटोसिंथेसिस का रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। ये जो है पुराना मिथ था, पहले जमाने के लोग यही कहते थे कि जब सोलर इक्लिप्स होता है तो वो बिल्कुल ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, बट बाद में साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि डिक्रीज होती है, खत्म बिल्कुल नहीं होती। तो थोड़ी सी उसकी अमाउंट कम हो जाती है सोलर इक्लिप्स की वजह से। इस वजह से उसने कहा कि डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। द सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज सिलिकॉन। ये भी कल आया था कि सेकंड अबंडेंट मेटल कौन सी है? सिलिकॉन है। इन द इलेक्ट्रिसिटी मीटर द डिजिट टू द एक्सट्रीम इज 1/10 ऑफ द यूनिट। तो वो कहता है जब इलेक्ट्रिसिटी, जाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने के लिए भी एक उसका मीटर होता है, उसमें वो कहता है कि मैक्सिमम डिजिट कहाँ तक, मैक्सिमम डिजिट की वैल्यू कहाँ तक होती है। तो जाहिर बात है साइंटिस्ट ने एक स्केल बनाया होता है, उसमें उन्होंने नंबर्स दिए होते हैं काफी सारे, हर चीज को मेजर करने का स्केलिंग होती है। तो ये पूछ रहा है कि उसमें एक्सट्रीम तक कहाँ डिजिट होते हैं? 1/10 ऑफ द यूनिट होते हैं। स्लाइवा कंटेन अमालसिस, ये तो सबको पता है कि स्लाइवा होता है उसमें अमालसिस होते हैं। तो थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे शक्ल भी बनाई थी अमालसिस के ऊपर, आई थिंक। इसमें कैल्शियम है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के साथ बताया उसने। एक्टिव साइड है, क्लोराइड है, मोबाइल लूप है, इसके अंदर विटामिन सी है। नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन एसीटोन, और नेल पॉलिश रिमूव क्यों होती है? एसीटोन की वजह से होती है। ये केमिकल का नेम है एसीटोन। अर्थ रोटेट द सन इज 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि अर्थ जो है वो सन की गिर्द रोटेट करती है कैसे? 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड में। ऑलिव ऑफ विट्रॉयल इज सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सेकेंड नेम है सल्फ्यूरिक एसिड का, इसे कहा जाता है ऑलिव ऑफ विट्रॉयल। सेकेंड नेम केमिकल्स के आपको आने चाहिए। The study of rearing fine and intelligent human being through genetics is called eugenics। अब देखिए ये स्टडी ऑफ, अब स्टडी के बहुत सारे आ गए, अर्थ का था, लैंडस्केप का था, काफी चीजों का था। तो यहाँ पे भी देखें, द स्टडी ऑफ rearing fine and intelligent humans being through genetics is called eugenics। तो ये आपको, इसका मतलब ये है कि स्टडी होती है चीजों की, आपको इनके नेम सबके आने चाहिए कि किस चीज की स्टडी को क्या कहते हैं। अब ये सारी बात है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, तो ये तो आपने वैसे लाजमी हर हाल में करने हैं। वट इज द रेंज इन हर्ट्स ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन हियरिंग? तो यानी कि ह्यूमन को जब सुनता है तो उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, यानी इस रेंज तक हम जो है वो आवाजों को सुन सकते हैं। इससे मिनिमम और इससे मैक्सिमम की आवाजें हमें नहीं सुनाई देती। तो 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। और बैट्स को इससे मैक्सिमम रेंज भी सुनाई दी जाती है। हु फर्स्ट मेजर्ड द वेलोसिटी ऑफ लाइट? तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को किसने मेजर किया था? ओली रोमन ने। ये वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट को किसने मेजर किया था? आई थिंक आवाज तो मेरी आ रही है, जहाँ तक माइक तो ऑन है बिल्कुल। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी डिटरमाइन टेम्परेचर। तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की, वो बॉडी में क्या बताती है? टेम्परेचर के बारे में बताती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के जब मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो यानी टेम्परेचर उससे हमें पता चलता है। द पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एटॉप्सी। तो ये अक्सर आपने देखा होगा किसी फिल्म्स वगैरह में, जब पोस्टमार्टम करते हैं वो, तो वो कहते हैं कि हम एटॉप्सी कर रहे हैं इसकी।
तो देखिए यहाँ पे भी कैसे आपको एक और उसने स्टडी ऑफ पोस्टमार्टम इज कॉल्ड एटॉप्सी, तो काफी सारे स्टडीज के नेम आ रहे हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। देखिए स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी, तो सॉइल को स्टडी करना पेडोलॉजी कहलाता है। द टॉक्सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैवी मेटल्स लीड्स टू लीवर क्रोसिस, तो कॉपर जो है वो क्या करता है, ये टॉक्सिसिटी बताता है हमें हैवी मेटल्स की। पी वेव्स आर आल्सो सेड टू बी डैश वेव्स, तो पी वेव्स को क्या कहा जाता है, पुश पुल वेव्स भी कहा जाता है, ये इसका सेकंड नेम है। ये सेकंड नेम भी आपको आने चाहिए चीज़ों की। पी वेव्स की मैंने थोड़ी सी डायग्राम बनाई है, जो इस टाइप की वेव्स होती हैं, जैसे ये देखें एस वेव्स, देखें ऐसे एस टाइप की हैं, इस टाइप से एस बन गया, इस शेप से भी याद रख सकते हैं। अब शेप है वो आपको याद रहेगा कि एस वेव्स इस टाइप की होती हैं और पी वेव जो है वो इस टाइप की होती है। When Pluto was cast out from the list of planets, तो प्लूटो को कब प्लैनेट्स की लिस्ट से निकाला गया था, 24 अगस्त 2006 को। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये कब इसको जो है वो रिमूव किया गया था। आज के लिए इतना काफी है, कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 91 से, और 50 एमसीक्यूज जो हैं वो और भी जो है हम मजीद कर लेंगे। उसके अलावा मैं आपको पोल्स के जरिए कल के लेक्चर का भी भेजती हूँ और आज का भी इकट्ठा भेज दूंगी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो आपने याद किया आपके साथ साथ जो है वो रिवाइज भी होते जाएं।